बैक एंड गुड मॉर्निंग। जितनी बार आएंगे उतनी बार गुड मॉर्निंग। सुबह हुई है, आप लोगों को हम बार बार कहते हैं कि सुबह उठा कीजिए, सुबह उठना अच्छी बात है, लेकिन जो बातें आज हम यहाँ कर रहे हैं वो भी बड़ी अच्छी हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नूरनाज आगा साहिबा हमारे साथ है। नूरनाज साहिबा, हम बात यही कर रहे थे कि ये एक सोशल आपकी जिम्मेदारी भी है और एक फरीज़ा भी है, लेकिन इस निकाह नामे से रिलेटेड जो सवालात हैं, जो जिसे मैं टैबू कह सकती हूँ, जो हम कहते हैं कि नहीं इस पे बात नहीं करें, आप 18 क्लॉज पे जैसे हम कहते हैं आप बात नहीं करें, क्यों ना करें? क्यों ना करें? असल मसला ये है कि निकाहनामा एक एग्रीमेंट है जिसको कानून ने रिकॉग्नाइज किया है और उसमें मुख्तलिफ शिक़े हैं या आर्टिकल्स हैं जिनको फिल करना मेरे हिसाबों ज़रूरी है, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट है दो इंसानों या स्पाउसेस के दरमियान, ठीक है ना, और मियाँ और बीवी के दरमियान, जिसमें वो ये अपनी ज़िंदगी को गुजारने का एक मायदा करते हैं कि वो किस तरह एक हैप्पी लाइफ गुजारें, ठीक है, और जिस तरह अपनी फैमिली को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन होता ये है कि कोई इस एक निकाहनामे को देखता ही नहीं है। लड़की बेचारी घूंघट डाले हुए साइन कर देती है, उसको दस्तखत कर देती है, शोहर साहब भी उसको गवाहों के सामने साइन कर देते हैं। खुशी में इतने होते हैं कि अपनी आगे की लाइफ का कुछ पता नहीं होता। और उस वक्त अगर ये कहा जाए कि महर जो है उसको पहले से डिसाइड कर लिया जाए ताकि आगे चलकर या निकाह के वक्त प्रॉब्लम ना आए, तो कहते हैं क्या महर का क्या मसला है, कोई तलाक लेनी है जो महर के मामलात को जो है वो कर दिया जाए। बात है, आप जरा सोचें कितनी फरसूदा बात। देखिए, जब रसूल अल्लाह जिंदगी अपनी बेटी की शादी कर रहे थे तो उस वक्त जो है महर के लिए रसूल मौला अली से ये बात की गई थी कि आप अपना ज़राए बख्तर जो है वो फ़रोख्त करके वो महर के पैसे जो है प्रोवाइड करें। देखिए, ये सारी चीज़ें जो है हमारे मज़हब ने कहा है औरत की प्रोटेक्शन के लिए। बिल्कुल ठीक है। महर दो तरह के होते हैं। अभी एक साहब ने सवाल भी किया, मवज्जल और मौज्जल। जी, ये इसकी शिक नंबर जो है 13 है, ठीक है, जिसमें मवज्जल और मौज्जल, ठीक है। मौज्जल है प्रॉम्प्ट, फौरी तौर पर, ठीक है, और इवन बिफोर कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज उसकी अदायगी हो जानी चाहिए, जिसको मौज्जल कहा जाता है। और इसको ये भी कहा जा सकता है कि अगर औरत फौरी तौर पर डिमांड करे तो उसको फौरी तौर पर अदा कर दिया जाए। उसको मौजल प्रॉम्प्ट आवर कहते हैं, जिसको इंदल तलब भी कहा जाता है, और गैर इंदल तलब भी कुछ लोग कहते हैं। गैर इंदल तलब जो होती है वो मवज्जल होती है, और मवज्जल डेफर्ड। अच्छा, डेफर्ड की डेफर्ड, ठीक है। डेफर्ड मीन्स जब लड़के के पास पैसे हों तब वो अदा कर दे, या फिर अगर तलाक हो रही है खुदा ना खास्ता किसी फैमिली के दरमियान या शोहर और बीवी के दरमियान, और शोहर बीवी को तलाक दे रहा है तो उस सूरत में वो अदा करेगा। या अगर उसकी शोहर का इंतकाल हो जाता है या फोत हो जाते हैं तो उस सूरत में जो उनकी प्रॉपर्टी है उसका हिस्सा उसको सबसे पहले फरोख्त करके या उसमें से जितने भी अमाउंट है उसमें से पहले बीवी का हक महर अदा किया जाएगा। लेकिन नूरनाज आगा साहब, मैं आपको एक सच बात बताऊं, ये नहीं होता नहीं है कभी भी नहीं, क्योंकि आपको इतना बात ही नहीं करने दी जाती कि आपने हक महर के बारे में बात करनी है। वो तो मोस्टली मैं बताऊं आपको, लड़कियां ये करती हैं कि वो माफ कर देती हैं या खवातीन माफ कर देती हैं, तो ये सारा सिलसिला तो आगे बढ़ता ही नहीं है। माफी का कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये देखें अब आप ना, हक महर की माफी का कोई तसव्वुर नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं है इस बात के लिए, और कानून में भी और मजहब में। इसी पे सारा शोर होता है, आपने सुना भी होगा। हाँ, बिल्कुल सुना है मैंने। बहुत सारे लोग कहते हैं माफ कर दिया जी, माफ कर दिया जी, माफ कर दिया, लेकिन माफी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये औरत का हक है मर्द की तरह। अच्छा, एक चीज में कि मैं आपको काट रही हूँ, लेकिन मैं क्योंकि साथ साथ चीजें पैरेलल हैं इसलिए मैं सवाल भी कर रही हूँ। बाज़ ट्राइब्स के अंदर, ठीक है, ये है कि वो बाकायदा तौर पर लड़की के हवाले से जो पैसे हैं या जो भी उसको आप हक महर कहें वो अदा करते हैं, लेकिन बाज़ के अंदर ये है, जैसे बलोच टाइप के अंदर भी मैंने देखा है कि उनका ये सारा सिलसिला है कि वो जितना भी शादी का खर्चा होता है वो खुद उठाते हैं और उसके साथ साथ लड़की के पेरेंट्स को पे भी किया जाता है। सिंधियों में भी है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं ना कि जब वो लोग कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हम ट्राइबल एरियाज के हैं तो ये तो हमारा कस्टम है, लेकिन हमारा इस्लाम भी तो हमें इन्हीं चीज़ों के लिए कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर डिफरेंस देखिए, बीबी फातिमा की शादी के अखराजात मौला अली ने उठाए, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो सिंधी और बलोच कल्चर या ट्राइब्स हैं उसमें जो है वो दूल्हा वाले
जो है वो दुल्हन के शादी के अखराजात, और यहाँ उनकी पे तरफ आपने से देखा होगा, इवन खाना भी जो शादी का होता है वो लड़के वाले देते हाँ, हैं, लेकिन लड़की यहाँ पे वालों आप को बर्डन देखें नहीं किया कि जाता। जब लड़की की शादी हो रही होती है, लड़के वाले ज्यादा बारात लेकर के आते हैं और अगर खाना कम पड़ जाए तो उसके ऊपर भी वहाँ दंगा फसाद होना शुरू हो जाता तनकीद होती है। है। अच्छा जी, कॉल ले लेते हैं, फिर मैं आपसे कुछ क्लॉजेस पे बात करूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से? मैं जी साजिद खान बात कर रहा हूँ जिला कच्छ से। आपसे सवाल है कि अगर कोई औरत अपना हक मोहर माफ कर देती है तो उसके, हाँ, उसके बारे में आप बता दीजिए। ठीक है, वैसे हम अभी यही बात कर रहे थे नूनाज आगा साहब। जी देखिए, हक महर जो है उसकी माफ़ी का मज़हब में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये हक महर का जो तसव्वुर है वो इस्लाम ने दिया है, और इस्लाम में हक महर की माफ़ी का कोई तसव्वुर कहीं किसी जगह भी नहीं है। उसको फ़र्ज़ है मर्द की तरफ, और जो उसकी बीवी है उसकी अदायगी के लिए उसके ऊपर फ़र्ज़ है और उसको वो हर हाल में देना है। लेकिन उसमें मौजल और मवज्जल जो है वो हक महर होता है। एक जो मौजल होता है उसको फ़ौरन अदायगी या इंदल तलब है कि वो उसको मांगने पर फ़ौरन दे दिया जाए, या शादी की कंज्यूमेशन से पहले इवन दे दिया जाए, हकूक़ ज़ौजियत अदा होने से पहले दे दिया जाए। दूसरा है मवज्जल डेफर्ड, जो है जब उसकी इस्तिताअत हो जब दे दे, या जब तलाक हो उस वक्त उसको लाजमी है देगा, या अगर वो इंतकाल हो जाता है, मर जाता है, फोत हो जाता है, तो उस सूरत में जो है उसकी जायदाद में से पहले उस औरत का हक महर निकाला जाएगा। फिर वो जो बाकी मांदा बची हुई जायदाद या प्रॉपर्टी या मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके वारसेन में उनके हक के मुताबिक तकसीम हो। ठीक है, अच्छा ये ज़रा मुझे पहले, हम निकाहनामे के ऊपर हम ज़रा आखिर में आएंगे, मुझे ज़रा ये पहले बताएं कि हमारे यहाँ इसको क्या कॉन्ट्रैक्ट ही कहा जाएगा ना? ये एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ही है ना? अगर के वही मैं एक खास क्लॉज के ऊपर इसलिए बात कर रही हूँ फिलहाल, ये 18th वाली क्लॉज जो है, अगर के वैसे ज़िंदगी में शायद ज़रूरत पड़ जाए, आप नहीं रहना चाहते किसी इंसान के साथ, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को सामने रखते हुए हम फैसला तो कर सकते हैं ना कि जी आप मैंने एक राइट, ये हस्बैंड देता है अपनी बीवी को कि तुम्हें राइट है कि तुम मुझसे तलाक ले सकती हो, तो ये इसको क्यों काटा जाता है? आपको क्या इसकी वजह नज़र आती है? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि लोग एक तो कम पढ़े लिखे हैं, और अगर पढ़े लिखे भी हैं तो इस इतने इम्पोर्टेंट और अहम दस्तावेज जो उनकी ज़िंदगियों के मामलात को, पूरी ज़िंदगी को तय कर रहा होता है, उसको देखते ही नहीं है। और काजी साहब ये इस तरह एक लकीर, अगर आप देखना चाहें तो ये एक लकीर डाल देते हैं, इस तरह आप देखिए, और जितने भी इनमें जो शिके हैं उनको काट दिया जाता है बगैर पढ़े ही। अच्छा नूना जागा साहब, ये इधर दिखाएगा मुझे, मैं एक दो चीजें इसके साथ साथ पढ़ती भी जाऊं। जी, देखिए अब ये है, ये जो कटी हुई है ना, इसमें है क्या? ये क्लॉज क्या है? 18 क्लॉज है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि आया शौहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज कर दिया है, अगर कर दिया है तो कौन सी शराइत के तहत? ये जो है देखिए, इसमें जो है ये है कि 2-3 तरह के हकूक हैं। ठीक है, जैसे शोहर को ये हक है कि वो तलाक दे सकता है अपनी बीवी को, अगर वो उनमें नाचाकी और वो ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहते, या कोई भी सूरत हाल है तो उसमें वो तलाक दे सकता है। उस सूरत में उसको उसका हक महर जितना भी निकाहनामे में फिल्ड है या तय हुआ है वो उसको अदा करना होगा। ठीक है। दूसरा है बीवी की खुला का हक, जो औरत को हासिल है, वो कोर्ट के ज़रिए और अदालत के ज़रिए वो हक अपना हासिल कर सकती है, और उसमें कानून के मुताबिक उसको अपना हक महर छोड़ना होता है। और अच्छा, वो खुला अगर आप लेते हैं तो आपने हक महर छोड़ना होता है। उसमें हमें ये एतराज़ था कि हक महर नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। उसमें एक शर्त थी खुला की सूरत में कि उनको जो गिफ्ट जो है मज़हबन जो उनसे शोहर की तरफ रिसीव हुए हैं, जो वो इस्लामी कानून है उसके मुताबिक उसको रिटर्न करने होते थे। लेकिन उसके बाद जो है हक महर उसका हक होता था। लेकिन खुला की सूरत में कानून ये बना दिया गया कि हक महर अब औरत को छोड़ना होता है, खुला की सूरत में बाकी चीज़ें नहीं। हाँ, तो एक अजाब से जान छूट रही है वो काफी। तीसरा जो इसमें जो ऑप्शन है सेक्शन 18 का, कि आया शोहर ने बीवी को तलाक का हक तफवीज कर दिया है, और अगर कर दिया है तो किन शराइत के तहत। तो उसमें यह है कि अगर उसमें शोहर अपनी बीवी को तलाक का हक तफवीज कर देता है कि ये तलाक दे सकती हैं, तो उस सूरत में ये होता है कि औरत को कोर्ट नहीं जाना होता। अच्छा। और वो अपने ऊपर
गवाहों की मौजूदगी में 3 दफ़ा तलाक प्रोनाउंस करके जैसे शोहर अपनी बीवी को तलाक देता है उसी तरह एक तलाकनामा अपने ऊपर बना के अपना वो हक के तफवीज़ के तहत और सेक्शन 7 रिटन में ओके सेक्शन 7 के नोटिस के साथ वो जो है अपने शोहर को भी भेजेंगी और सेक्शन 7 के नोटिस के साथ वो आर्बिट्रेशन काउंसिल मसालहती काउंसिल को भेजेंगी जो यूनियन काउंसिल्स हैं वहाँ और वो 90 दिन के अंदर अंदर जैसे शोहर का तलाक कंफर्म होता है इसी तरह ये तलाक भी कंफर्म हो जाएगा और ये एक आसानी रखी गई है। अच्छा, ये 19th वाली जरा आपने तो पढ़ी होगी कई दफ़ा, लेकिन व्यूअर्स के लिए कि आया शोहर के तलाक के हक पर किस किस्म की पाबंदी लगाई गई है, वो कौन सी किस्म है जिस पर शोहर तलाक नहीं दे सकता या दे सकता है? देखिए तलाक पर जो है वो पाबंदी इस तरह की लगाई जा सकती है कि आया खुदा न खास्ता कोई शोहर अपनी बीवी को बिला किसी वजह से या किसी वजह से तलाक दे रहा है तो वो जो है उसको 5 लाख रुपए अदा करेगा या कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो बीवी के नाम पर जो है मुंतकिल हो जाएगी या इस तरह की कोई भी बेनिफिट जो है वो औरत के या जेवरात है वो औरत को मुंतकिल हो जाएंगे। तो इस तरह की जो है शराइत अच्छा, ये एक और भी है 20 में ये है कि आया शादी के मौके पर मेहर नान नक्का वगैरह से मुतालिक कोई दस्तावेज तैयार की गई है, अगर की गई है तो उसके मुख्तसर मंदराजात ये भी कटा हुआ है। जी ये सब काट दिए गए हैं, वही मैंने आपको दिखाने के लिए ये लेकर आए थे कि इस तरह काट दिया जाता है जबकि ये एग्रीमेंट आप देख रहे हैं कि निकाहनामा एक एग्रीमेंट है और इसमें शराइत दर्ज हैं जो कि किसी भी किस्म के जो है एग्रीमेंट में जो फाइनेंशियल होते हैं या दीगर होते हैं आम लोग एक दूसरे के साथ करते हैं। इसी तरह निकाहनामे में भी शराइत हैं जिसमें यह है कि कोई दस्तावेज़ लिखी गई है तो जब दस्तावेज़ लिखी जाती है तो अमूमन स्टैम्प पेपर पर यह लिखा जाता है कि अगर खुदा न खास्ता औरत जो है बीवी जो है नाराज़ होकर अपने मैके चली गई है तो शोहर जो है उसको उसका मेंटेनेंस अदा करता रहेगा या उसको निकाल देगा तो उसका मेंटेनेंस अदा करेगा या ये है कि शादी के वक्त जो उसने जेवरात इतने चढ़ाए हैं वो बीवी के हैं या कोई जायदाद या प्रॉपर्टी मेहर के एवज में जो है बीवी को दी गई है या इतनी रकम मेहर की जो है वो अदा की गई है तो इसका एक दस्तावेज बनाया जाता है और उसके मुंदरजात इसमें लिखे जाते हैं। अच्छा, इसमें मुझे जरा ये पहले बताइएगा कि क्या इसमें हम मजीद कुछ क्लॉजेस ऐड कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, इसमें क्लॉजेस ऐड नहीं कर सकते लेकिन शरायत जो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। शरायत अपने माबेन जो भी दोनों फरीकैन के दरमियान अपने हिसाब से दोनों शोहर और बीवी के दरमियान जो भी या उनकी फैमिलीज में जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो इसका पार्ट बनाया जा सकता हो सकता है। कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं आयशा बोल रही हूँ मुल्तान से। जी आयशा, मैं बहुत अच्छा शो कर रही हैं आप। थैंक यू वेरी मच। और जो है आज का टॉपिक भी आपका बड़ा अच्छा है निकाहनामे पर, तो मैं वही जो इसका शिक नंबर 18 है जी उसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप ना लोगों को अवेयरनेस दें क्योंकि ना हमारे साथ ये मसला हो चुका है। ये मेरी सिस्टर का जब निकाह नहीं बल्कि उनकी एंगेजमेंट को साल हो गया था तो शादी के लिए जब शराइत तय होने लगी निकाहनामे पर बात होने लगी तो उन लोग अब मेरे फादर ने कहा कि नहीं ये मैं ना शिक नंबर 18 जो है ये ज़रूर मैंने इसको ऐड करना है क्योंकि अब मेरे अब्बू ने हम सब बेटियों को ना निकाहनामा पढ़ने के लिए दिया और उन्होंने हमें कहा कि आप लोग ना ये सारा आप पढ़ो और आप पढ़े लिखे हो तो आप जो आप चाहो इसमें ऐड करवा सकते हो, वरना मैंने अमूमन देखा है कि निशान पूरा एक काटा हुआ होता है मुख्तलिफ खानों को। सारा है ना कटा हुआ? जी जी। तो फिर उससे ना अब्बू ने कहा कि आप जब अब्बू ने मेरी चौथी बहन थी तो उसका निकाह के लिए होने लगी तो उन्होंने कहा कि हम तो ये शिक रखते ही नहीं है, आप लोग पहले से ही बदशगनी की बातें कर रहे हैं। और उन्होंने बात ही खत्म कर दी, मतलब शादी नहीं की फिर उन्होंने? जी शादी नहीं की, लेकिन मेरे अब्बू पहले तो बड़े परेशान हुए लेकिन उन्होंने आकर शुक्राने के 2 नवाफिल लगा किए कि बहुत अच्छा हुआ कि ऐसे लोगों से पहले ही जान छूट गई। लेकिन मैं ये चाहती हूँ, मैं इस प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग ना लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि ये कोई बुरी चीज़ नहीं है बल्कि ये अच्छी चीज़ है। और जब एक चीज़ दी हुई है और ये एग्रीमेंट है और इसको जब हमने फॉलो करना है तो फिर वो आप सिर्फ ये अवेयरनेस पैदा करें कि ये इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बदशगनी नहीं है। मेरी बहन की माशाल्लाह शादी हो गई और बड़ी खुश रह रही है, लेकिन उन लोगों ने बात खत्म कर दी थी, इसलिए मैंने कहा ये शेयर कर दी। बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच आयशा। और बाबा को मेरा बहुत बहुत सलाम क्योंकि ऐसे बाबा कम ही होते हैं फैमिलीज के अंदर। सही बात है, बिल्कुल मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी इस बात को कि आपके वालिद ने इतना बोल्ड स्टेप लिया
और उन लोगों से जो है भी दरख्वास्त है कि जिन्होंने इस बात पर एतराज़ किया कि उनको देखिए, ये एक निकाहनामा एक बहुत मुक़द्दस डॉक्यूमेंट है और उसमें अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो बदशगुनी कैसे हो सकती है, हाँ। या वो खराबी कैसे हो सकती है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको जिंदगी के ऊपर मुहित है, बिल्कुल, और जो आपकी जिंदगी को चलाने के लिए लिखा जा रहा है, तो जब ऐसा डॉक्यूमेंट है और तो उसमें ये शिक लिखी हुई है तो वो कोई बुरी शिक नहीं हो सकती। वो एक ऐसी शिक है जिसमें औरत को भी ये हक दे दिया जाता है कि वो तलाक दे सकती है। देखिए, मैं इसको कंप्लीट करूं। मर्द की इनसिक्योरिटी हो सकती है, फैमिलीज की इनसिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, लेकिन मसला यह है कि जब मर्द को यह हक होता है और वो तलाक नहीं देता, पूरी जिंदगियां अच्छी खुशी गुजरती हैं, तो औरत को वो हक होगा। तो वो आप ये कैसे समझ सकते हैं कि वो जो है अपने आप पर तलाक दे देगी, अनलेस की जिंदगी इतनी मिजरेबल नहीं हो जाए कि वो आपके साथ ना रह सके। तो फिर उसको वो आसान हक क्यों नहीं दे दिया जाए जो कि एक शोहर को भी हासिल है। जबकि हम समझते हैं कि तलाक अल्लाह की तरफ से एक लानत की तरह है, मतलब एक ऐसी जहाँ होती है कि जहाँ भी होती है उस पे कहते हैं कि उन सारे मामलात पे लानत, लेकिन उसके बावजूद भी ये हक दिया गया है कि अगर जिंदगी आपकी मिजरेबल हो जाए और आप बिल्कुल नहीं गुजार सकते तो उसको ये हक जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर ये आसानी किसी औरत को भी हो जाए तो किसी को भी इस पर एतराज नहीं होना इतनी एतराज की बात नहीं है। और तलाक इसकी ये वजह भी नहीं है कि, और ये भी नहीं है कि उसकी वजह से वो तलाक दे देगी। हाँ, और ये कोई अल्टीमेट डिसीजन नहीं है कि अगर वो मौजूद है शर्त तो औरत ने वही करना है। बात ये है कि जैसे भी नूरनाज़ आगा साहबा कह रही थी कि तलाक का जो एक मसला है वो ये कि ये एक वाहिद एक ऐसा फेल है जो है तो हलाल, लेकिन जब ये होता है तो अर्श और फर्श दोनों हिल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी आपके अंदर, जितने भी हमारी ज़िंदगी के अंदर रूल्स हैं, उसको कुछ सोच समझ के ही रखा है। देखिए कितना नापसंदीदा फेल है, लेकिन रखा है रब्बुल इज़्ज़त ने, क्योंकि वो समझता है कि ये इंसान है और हो सकता है इनके अंदर कोई चपकलिश पैदा हो जाए। दीन फितरत है जी, इसी को दीन फितरत कहा जाता है कि अगर कहीं मसाइल इतने पेचीदा हो जाए कि आदमी एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो या तुलावा हो और उसके बावजूद भी उसको जो है तलाक का हक नहीं होगा, तो वो मजबूरन एक दूसरे की जिंदगियां बर्बाद करते रहेंगे या उनकी एक दूसरे को कत्ल की नौबत हो जाएगी। कॉम्प्रोमाइज के लफ्ज के ऊपर अभी हम बात करते हैं नूरनाज़ आगा साहब। तो उस सूरत में जो है तलाक का हक बहरहाल दिया गया है, मर्द को दिया गया है और औरत को भी दिया गया है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग जी, कौन बात करें? मुरसलीन अर्ज कर रहा हूँ कराची से। जी मुरसलीन। मैडम, थोड़ा सा टॉपिक से हटके भी वकील साहिबा से कुछ मालूमात करना ये चाह रहा था जी कि एक खातून है, उनका इंतकाल हो गया, उसकी एक बच्ची है। अब बच्ची जो है ना, माँ की वसीयत थी कि मैं मर जाऊं तो मेरी बच्ची को उसकी नानी पाले, तो आईनी तौर पर वो बच्ची किसके पास रहने के हकदार है, जबकि उसकी ददियाल में जो है ना कोई उसको संभालने वाला नहीं है, ना दादी है ना कोई शादीशुदा औरत है। सिर्फ 2 फुप्पियां हैं, तो वो किसी वक्त ही शादी होके जा सकती हैं। तो आया वो बच्ची कितने अरसे तक या कहाँ रहेगी? दूसरा ये है, उसका महर जो है ना कानूनी तौर पे मिला नहीं था, तो अब वो उसका हकदार तो उसकी बीवी थी लेकिन वो मर गई है, तो अब उसके महर का क्या होगा? सिर्फ ये 2 सवाल से वकील साहब ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ नूरनाज़ आगा साहब। देखिए, जहाँ तक महर का ताल्लुक है तो महर तो बीवी की जिंदगी के साथ होता है और महर सिर्फ और सिर्फ बीवी का हक होता है और किसी का हक नहीं होता। जहाँ तक ताल्लुक है बच्ची की कस्टडी का, तो प्रिफरेबल ये किया जाता है कि जो मैटरनल रिश्तेदार होते हैं, रिलेशन होते हैं, नानी खाला, उनको प्रिफर किया जाता है बच्चे की कस्टडी के लिए। इस सूरत में कि अगर माँ और बाप का इंतकाल हो गया है तो उस सूरत में किया जाता है। और नानी को ये चाहिए कि वो कोर्ट से कस्टडी के और उसके आर्डर लें और उसमें केस दाखिल करें और गार्जियनशिप के लिए और कस्टडी के लिए वो कोर्ट से रुजू करके अपना ये हक इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, और इसके वैसे मैं आपका सवाल जब सुन रही थी तो मुझे लगा सबसे बड़ी बात जो है वेलफेयर ऑफ चाइल्ड की है। और वेलफेयर ऑफ चाइल्ड जो है जहाँ बेहतर सिक्योर होता है वहाँ होता है। और दूसरी बात जो है, उसकी एज जो है वो 18 साल तक है और 18 साल के अलावा भी जब तक शादी ना हो उस वक्त तक लड़की और रह सकती है, उसकी कस्टडी रखी जाती है। अच्छा जी, एक कॉल और भी ले लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, फल्की बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। कौन बात करें?
फलकी जी सर फरमाइए। जी, मुझे मोहतरमा से ये पूछना है कि आपने जो फरमाया कि निकाहनामे में ये लिखा जाता है कि मर्द ने औरत को तलाक का हक तफवीज कर दिया। जी बिल्कुल लिखा हुआ है इसमें। ये कुरान करीम में से है या ये कहाँ से है कि औरत को तलाक का हक मिलना? अच्छा ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा पहले आपसे बात करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया फलकी साहब, थैंक यू वेरी मच। देखें कुरान मजीद के अंदर, मैं नूना साहब आपको ये सवाल ज़रूर रेफ़र करूँगी, लेकिन मैं थोड़ी अपनी जो भी मेरी नाक़िस राय इस बारे में बताऊँ। जब इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो निकाहनामा हो या दीगर और डॉक्यूमेंट्स, तो उसके ऊपर तमाम ही जितने भी लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका इज्तिहाद होता है। वो बैठ करके कुछ क्लॉजेस निकालते हैं, कुरान की बात होती है, हदीस की बात होती है, सीरत नबवी की बात होती है, और फिर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। ये दर हकीकत कुरान में लफ्ज़ बलफ्ज़ यूँ नहीं लिखा होगा, लेकिन इसका कहीं ना कहीं वो हिस्सा होगा कि औरत के हुकूक क्या है। अब बाकी रोशनी आप डाल दीजिए। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है कुरान शरीफ का, मैं कोई कुरान शरीफ की आमिल नहीं हूँ, लेकिन ये इस्लामिक नज़रियाती काउंसिल में हर डॉक्यूमेंट जाता है या कोई भी अमेंडमेंट होती है जाती है, और उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट को जाती है और फिर वो इनेक्टमेंट होता है। तो निकाह रजिस्ट्रेशन का जो कानून है वो भी ऑर्डिनेंस के जरिए हुआ था। बिल्कुल ठीक है। 1961 में अयूब खान के दौर में उन्होंने इनेक्टमेंट इसकी की थी और उसके बाद वो लॉ का हिस्सा हुआ। तो ये जो है यकीनन जो है वो कुरान शरीफ में कहीं ना कहीं मौजूद होगा, लेकिन आप देखें ना नूना मुझे उसके बारे में प्रॉपरली इल्म नहीं है कि कौन सी शिक में है। देखें कुरान शरीफ की कौन सी आयत में है। कुरान पाक जो है वो पूरा एक ज़ाब्ता हयात आप कहते हैं ना उसको, और सीरत नबी को भी कहते हैं। तो आपने मर्दों और औरत दोनों के हुकूक बताए हैं कि देखें आप एक दूसरे पर जबर मत करें, तकलीफ में एक दूसरे को ना रखें। तो यकीनन जो मौलवी हजरात, जो आलिम लोग हैं, जब उन्होंने ये बनाया होगा डॉक्यूमेंट, और जो आप जैसे एडवोकेट्स हैं जिन्होंने लॉ को पढ़ा है, उन्होंने मिल बैठ के ये सारी चीजें एग्जैक्टली बिल्कुल ये है भी, मुझे ये इल्म है कि ये कुरान में मौजूद है, लेकिन किस आयत में है ये मेरे इल्म में वैसे मेरा ख्याल है जाती तौर पर सूरह तलाक या सूरह निसा जरूर पढ़िए। हाँ। और उसमें आपको ये मिल जाएगा, मैं खुद भी पढ़ लूंगी वैसे जाकर, और इंशाल्लाह कभी हुआ तो अच्छा आपने पॉइंट आउट किया है, बहुत अच्छा किया। हम इसको कुरान शरीफ की रूह से भी बिल्कुल देख लेते हैं। अच्छा नूरनाज आगा साहब, अब मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ आपसे, मुझे बताएं इसमें आपके पास जो लिखा हुआ है यहाँ पर, अब हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट ने एक काम किया है, ये तो हमारे पास सिंध के पास समझने के है। पंजाब वालों ने ये किया कि भाई आपने अपना चेकअप करवाना है, ब्लड टेस्ट होगा आपका, आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी ये सारी चीज़ें ना, इसमें भी बड़ा हंगामा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? देखिए इसमें हंगामे की कोई बात ही नहीं है कि अब ऐसी बीमारियां जो है वो नज़र आई हैं साइंटिफिक रिसर्चेस के बाद कि अगर खुदा ना खास्ता लाइक एड्स है और वो अगर खुदा ना खास्ता किसी को मौजूद है तो दूसरा जो उसका स्पाउस है, औरत या मर्द, उसकी तो जिंदगी बर्बाद और तबाह हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इवन उसके जो बच्चे होंगे वो भी बर्बाद होंगे। तो अगर ये इस तरह का कोई टेस्ट होता है या रखा गया है तो उसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, बल्कि होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि इस तरह के टेस्ट होने चाहिए ताकि आगे जो जितनी भी जिंदगियां हैं, एक तो यह है कि हो सकता है कभी किसी का टेस्ट नहीं हुआ हो और उस वक्त टेस्ट से उसको अपनी बीमारी के बारे में मालूम हो जाए, और दूसरा ये है किसी और की जिंदगी भी महफूज हो जाए किसी भी बड़ी। अच्छा देखिए मैं नाज़रीन, मैं क्योंकि हम लोग मैं अपने आप को कह सकती हूँ मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी नाक़िस राय है ना वो ये आपके मर्द की मर्दानगी पे कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर उसने अमेंडमेंट्स रखी हुई हैं, आप टेस्ट करा लेंगे तो आपका क्या जाएगा भाई? अगर आपका खून टेस्ट हो जाता है, आपका ये पता चल जाता है कि अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी नहीं है, या आप किसी फिजिकल किसी डिसेबिलिटी का शिकार तो नहीं हो जाएंगे वक्त के साथ साथ, तो ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है मेरा ख्याल है। फिर रिकवर भी हो सकता है, इलाज भी हो सकता है, ठीक हो सकता है। और आप अपनी बीवी से नहीं छुपाएं, उसको बता दें, ये क्लॉज मौजूद है तो उसको मेरा ख्याल है अच्छी चीज है। ये मुझे बताएं कि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, अवेयरनेस आप समझ रही हैं कि शुरू हो चुकी है प्रोसेस या अभी वक्त लगेगा? देखिए अवेयरनेस का प्रोसेस तो शुरू हो गया है, लेकिन अवेयरनेस नहीं हुई है। अच्छा। कि जिसको कहें कि आप मुकम्मल आगे ही लोगों में, क्योंकि कितने लोग होंगे जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, लोग मसरूफ होंगे, कोई कोर्ट में होगा, नहीं मसरूफ के अलावा मैं आपको बताऊं क्या होगा, इतनी सीरियस डिबेट हो रही है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा, तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा। इंटरेस्ट होता है लोगों का, ऐसा नहीं है कि इस चीजों पर, इन चीजों पर जो उनकी जिंदगी से मुतालिक होती है। देखिए कॉल्स आ रही हैं तो इसका मतलब है कि लोगों का इंटरेस्ट है, लेकिन वो होता है कि वो ट्यून ही नहीं होता ड्रामों के अलावा।
खवातीन ड्रामे देख रही होती हैं और मर्द हजरात या फिर cooking जो shows देख वर्किंग रही लोग होती हैं हैं mostly। वो अपने अपने कोर्टों में, अदालतों में या अपनी अपनी जो भी काम की जगहें हैं, वर्क प्लेस है, वहाँ पे मौजूद होते हैं, इसलिए वो टीवी इस वक्त नहीं Access देख उनके पास पाते। नहीं हो पाता। अगर कोई रिपीट प्रोग्राम हो तो शायद कोई ट्यून करके देख पाए। नहीं, शाम 5 बजे रिपीट होगा तो मेरी सारे व्यूअर से वो है कि जरूर देखिएगा वो प्रोग्राम फिर को। उसमें जो है वो शायद उनके इंटरेस्ट की बातें है, ये जब हाँ। इंसान की अपनी जाती जिंदगी से मुतालिक Exactly। बातें होती है। लेकिन शादी का जो कॉन्सेप्ट है या शादी का जो लीगलिटी है, कानूनी चीज है, वो हर एक की जिंदगी पे मुहित है। अच्छा, एक ये सवाल मेरे जहन निकाहनामा में हर आया एक अभी के लिए आपके है। हक महर के हवाले से, लेकिन कॉल पहले ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। राजा फरीद बात कर रहा हूँ खरना से। जी सर। ये मैंने दूसरी शादी की है तो रुस्ती नहीं हुई। क्या कह रहे हो? दूसरी रुस्ती शादी नहीं हुई, उन्हें बेजगार नहीं आई मेरी मिसेज। मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही। राजा साहब दोबारा कहिएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने दूसरी शादी की है। ओके। हक मेहर है 6 लाख रुपया, हक मेहर 2 लाख रुपया नगद। हक महर आपका 6 लाख रुपए था, आपने रखवाया था? एक हक मेहर 1000 और जो मेहर की रकम है ना मुअज्जल, हाँ। वो 6 लाख रुपये। अच्छा, महर की मुअज्जल रकम 6 लाख है। हाँ जी, और हक मेहर 1000 रुपया। हक महर 1000 रुपए। नहीं, हाँ हमें जी। समझ नहीं आ रही कि देखिए मेहर की आपने मौजल रकम 6 लाख रुपए रखवाई है, तो मौजल जो है वो प्रॉम्प्ट डावर को कहते हैं, और वो प्रॉम्प्ट डावर ये होती है कि आपको फौरी अदायगी की जाए। और जहां आप 1000 रुपए मेहर कह रहे हैं, वो 1000 क्या मुअज्जल है, क्या है? हम आपकी ये बात समझ नहीं पाए। मेहर की रकम मुअज्जल जो हक मेहर है ना वो अदा कर दिया गया 1000 रुपया, ठीक है। वो आप मुअज्जल 1000 कह रहे हैं। हाँ जी, और जो 15 नंबर खाने में शादी के मौके पर अदा किया, ये जेवर जो है ना वो ये इसमें है 10 तोले सोना उन्होंने खाया था, ठीक है। अच्छा। वो अभी रुस्ती नहीं हुई, वो उन्होंने घर नहीं भेजा, लेकिन वो अभी टाल टोल मुका लिया कि हम पैसे जो मेहर का रकम है और जेवर है वो हम ले लेंगे, घर लड़की भेजेंगे। तो ये कानूनी हैसियत क्या है इसकी? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है हक मेहर का, वो शादी के कंज्यूमेशन अगर से। यहाँ पे हम रुक जाएं, ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आप इसका जवाब दे दीजिएगा। नाज़रीन, एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।